हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं विराम चिन्ह का। दोस्तों, हिंदी जगत में विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी सहयोग मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और मैं इस वीडियो में आपके सभी विराम चिन्हों को विस्तार पूर्वक बताने वाली हूं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मैंने बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने विराम चिन्ह को। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ कि और स्पष्ट दिखाई दे आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आज का टॉपिक है आपका विराम चिन्ह। ठीक है, तो इस विराम चिन्ह के विषय में कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, इसके विषय में देखते हैं। तो देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ठीक है दोस्तों, ये आपके भाषा वैज्ञानिक है, हिंदी भाषा के एक प्रख्यात वैज्ञानिक है। तो इनके अनुसार जो विराम चिन्ह है उनकी संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। देखिए, कहा जाता है कि जो विराम का अर्थ है उसका अर्थ है ठहराव या रुकना। ठीक है, क्या है? ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते करते बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह लेखन में भी हम लेखन में भी हमें विराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें कहा गया है, कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। अर्थात मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु का मानना है कि जितने भी विराम चिन्ह हैं वो आपके सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, बस एक पूर्ण विराम को छोड़कर। ठीक है, पूर्ण विराम जो है वो सिर्फ हिंदी का है, बाकी शेष जो आपके 19 विराम चिन्ह हैं वो आपके अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्पष्ट हो गया कि विराम चिन्ह क्या होता है। देखिए, जब हम अपनी भाषा को बोलते अथवा लिखते हैं तो उस समय हम कुछ कुछ स्थानों पर रुकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो भाव हैं, हम जो भाव प्रकट करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी मतभेद हो जाएगा, मतलब वो समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। और ये कैसे पड़ता है आपको नीचे जब हम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। सभी विराम चिन्हों को एक एक करके पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि आप विराम चिन्हों की कितनी आवश्यकता है भाषा में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला है आपका विराम चिन्ह पूर्ण विराम। ठीक है, तो वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह के अतिरिक्त जितने भी आपके वाक्य होंगे उसके अंत में आपका पूर्ण विराम अवश्य ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और जब वो पूर्ण हो जाता है तब हम एक ठहराव के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये आपका वाक्य
पूर्ण हो गया तो इसके अंत में आपका ये विराम चिन्ह लग गया। ठीक है, तो विराम चिन्ह का आपका सिंबल ये है, देखिए ऐसे आप विराम चिन्ह लगाते हैं। तो जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तब हम उसके अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए आप अल्प विराम को। ठीक है, अल्प विराम ये है और इसका जो सिंबल है ऐसे होता है, एक छोटा सा यहाँ पे गोला बना दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में कामा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कामा कहते हैं। ठीक, शब्दों या वाक्यांशों के बीच छोटे ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, शब्दों या वाक्यांशों के बीच छोटे ठहराव के लिए आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब लिखते समय अथवा बोलते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करना होता है, तब हम वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तब इस चिन्ह का हम प्रयोग वहाँ पे करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। जैसे इसका उदाहरण है, देखिए, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा, इसके भाव का स्पष्ट देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है रोको मत जाने दो, यहाँ पे इसका भाव ये हुआ कि रोको, कोई व्यक्ति है वो जा रहा है तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि रोको मत जाने दो, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति को रोक लो, जाने नहीं देना है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को रुकना है। ठीक, तो यहाँ पे ये भाव स्पष्ट हो रहे हैं। और यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है नीचे, इसके दूसरा उदाहरण इसका है कि रोको मत जाने दो। यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि रोकना नहीं है, उसको जाने देना है, जाओ तुम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों कि अल्प विराम का प्रयोग कैसे होता है और इसका चिन्ह क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह कैसे है, एक बिंदी रहेगा और नीचे ऐसे छोटा सा ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है, आप देखिए, अर्ध विराम का चिन्ह। ठीक है, तो ये रहा आपका अर्ध विराम का चिन्ह। और इसका परिभाषा देख लेते हैं कि पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक ठहराव के लिए या दो स्वतंत्र वाक्यांशों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से जहाँ अधिक ठहराव लेना होगा वहाँ पे आपका अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाएगा। और या फिर दो स्वतंत्र वाक्यांश हैं उनको जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, सूर्यास्त हो गया, चिड़िया चहचहाने लगी। तो दोनों ये स्वतंत्र वाक्य हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए सूर्यास्त हो गया, ये आपका एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, और चिड़िया चहचहाने लगी, ये भी आपका स्वतंत्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे आपका अर्धविराम का चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, हम देखते हैं उपविराम। उपविराम का चिन्ह ऐसे लगता है। ठीक है, इसको विसर्ग भी कहा जाता है, जो कि आपका संस्कृत में ज़्यादातर दिखता है। संस्कृत में हर काफ़ी कुछ चीज़ों के लास्ट में ऐसे बिंदी लगा दिया जाता है दो, वैसे ही। तो इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने का भी बात करते हैं। कौन कहता है? कामता प्रसाद गुरु जो हैं वो इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता दिए हैं। ठीक है, और इसका देखिए कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिया है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो यहाँ विसर्ग का आपका प्रयोग हुआ है, उपविराम का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम वाक्यों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का ये जो सिंबल है, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे आपका बनता है। यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो इसका उदाहरण ये हुआ, अर्थ परिभाषा इसका देखिए, प्रश्न पूछने वाले वाक्यांशों के अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और उस वाक्य से ये प्रतीत होता है कि हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तब वहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, बस समझने का हेर फेर है, आप समझ जाएंगे
तो आपको ये बस आपको वाक्य में क्या भाव प्रकट किए जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर क्या किए जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अनुमान लगा के चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिया है उदाहरण, आपका रामू के हाथ में क्या है, मतलब किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। रामू जो है, रामू से ये रामू के हाथ में क्या है, तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, क्योंकि इससे ये भाव प्रकट हो रहा है कि हम कुछ किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य में हम पूछने हेतु कोई वो कर रहे हैं, पूछने हेतु अपने वाक्य बोल रहे हैं, तब वहाँ उस वाक्य के अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रेन का समय क्या है, अर्थात आप पूछ रहे हैं किसी से कि ट्रेन का समय क्या है, कब से ट्रेन आएगी, तो यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके अंत में, वाक्य के अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे एक बिंदी लग जाता है, एक खड़ी पाई और नीचे एक छोटी सी बिंदी। ठीक है, तो आश्चर्य, खुशी या अन्य तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम किसी वाक्य में अपने भाव को प्रकट करते हैं, कैसे आश्चर्य को प्रकट करते हैं या खुशी को प्रकट करते हैं या फिर कोई हमारी तीव्र भावनाएं हैं उसको प्रकट करते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, मतलब ये हम अपने तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहे हैं और आश्चर्य से कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अरे मित्र आप कब आए, इसमें इस उदाहरण में भी अरे मित्र आप कब आए, तो इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है और साथ ही खुशी भी प्रकट किया जा रहा है, तब यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपका ये 7वां है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, इसको इंग्लिश में डैश कहते हैं, डैश, ऐसे एक लाइन खींच देंगे छोटा सा, इसको डैश कह देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, देखिए, इसे संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह भी कहते हैं। देखो दोस्तों, निर्देशक चिन्ह को डैश भी कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, विचारों में परिवर्तन या विशेष जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना हो या फिर जब किसी वाक्य में किसी वाक्य में विशेष जोर देना हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण है, देखिए, समय बहुत कम है, हमें तुरंत कार्य करना चाहिए। तो यहाँ हमें तुरंत कार्य करना चाहिए, समय बहुत कम है, इसमें हम अपने विचारों में जोर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है आपका समय बहुत कम है। ठीक है, तो कम समय है, ये है, और ये हमारे विचार हैं, हमें तुरंत कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में परिवर्तन हुआ ना, समय बहुत कम है और यहाँ पे दूसरा वाक्य हो गया कि हमें तुरंत कार्य करना चाहिए, तो दोनों विचार भिन्न हैं। ठीक है, तो इसमें इसका प्रयोग किया गया है और इसमें हमें तुरंत कार्य करना चाहिए, इस पे जोर दिया गया है, तब यहाँ पे आपका ये डैश का प्रयोग किया गया है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आपका जो 8वां चिन्ह है उसे कहते हैं हम योजक चिन्ह। ये भी आपका ऐसे चिन्ह होता है जो छोटा सा लगाया जाता है। देखिए, इसे पाद चिन्ह भी कहते हैं। दोस्तों, जो योजक चिन्ह होता है उसको हम पाद चिन्ह भी कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने या समास बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब हम दो शब्दों को जोड़ेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे, या फिर जब हम समास बनाएंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आपका उदाहरण है, देखिए, राधा कृष्ण की कहानी प्रसिद्ध है। इसमें राधा और कृष्ण को शब्द को जोड़ना है, तो इनके मध्य में हम क्या लगाए हैं, आपका योजक चिन्ह लगाए हैं। ठीक है, रात दिन, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है क्योंकि दो शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक, सुख दुख, इसमें भी आपका योजक चिन्ह लगा है क्योंकि इसको भी
इन दोनों शब्दों को भी जोड़ना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि योजक चिन्ह का सिंबल इस प्रकार का होता है और योजक चिन्ह को पाद चिन्ह भी कहते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि योजक चिन्ह को एक अन्य नाम से योजक चिन्ह का एक अन्य नाम क्या है और उस ऑप्शन में दे देगा पाद चिन्ह, तो आप इसी को लगाइएगा, ठीक है। योजक चिन्ह को पाद चिन्ह भी कहते हैं और इसका सिंबल जो है, जिसका जो चिन्ह है वो भी ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब आपका जो 9वां है वो देखिए, 9वां है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को हम इस प्रकार लगाते हैं, देखिए 2 बिंदी लगा दिया और एक डैश दे दिया, ठीक है। तो किसी विषय अथवा बातों को समझाने हेतु या निर्देश हेतु विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम कोई बात समझाते हैं या फिर कोई निर्देश देते हैं, उसके अंत में, उसके लास्ट में, उस वाक्य के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, आपका विवरण चिन्ह लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया कि विवरण चिन्ह क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखिए, जो आपका ये है उदाहरण में हम दिया है, जैसे निम्नलिखित है, ठीक है। तो इसमें अक्सर आप निम्नलिखित है में ऐसे 2 बिंदी लगा देंगे और ऐसे लगा देते हैं और तब नीचे अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक और उदाहरण ली हूँ, देखिए यहाँ पे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं, ठीक है। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं और यहाँ पे हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया है और नीचे हम समझाएंगे कि वो 3 भेद कौन कौन से हैं। तो जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा हो गए, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आपका जो 10वां है चिन्ह, उसका नाम है कोष्ठक, ठीक है। तो कोष्ठक का सिंबल ऐसे है, देखिए कोष्ठक चिन्ह का एक ऐसे हो जाता है आपका और एक ऐसे बनाते हैं और एक आपका हो जाता है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है कोष्ठक चिन्ह कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हमें अपने वाक्य में कोई अतिरिक्त जानकारी देनी हो या स्पष्टीकरण करना हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, आपका ताजमहल, देखिए कोष्ठक कर दिया गया है, जो आगरा में स्थित है, विश्व प्रसिद्ध है। यदि हम केवल ऐसे पढ़े ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है, तो ये तो एक वाक्य हो गया, लेकिन हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ताजमहल कहाँ है, तो ये आपका आगरा में स्थित है, तो ये स्पष्टीकरण हुआ और इसीलिए हम यहाँ पे आपका कोष्ठक का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपका आता है 11वां लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का सिंबल क्या है, ऐसे छोटा सा गोला, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए सबसे पहले कि लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं। जो लाघव चिन्ह है उसको हम क्या कहते हैं, संक्षेपक, ठीक है। और इसे शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसे शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपका डॉक्टर है, उसको हम केवल डा लिख दिए और नीचे एक लाघव चिन्ह लगा दिए, तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा, अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है जो पढ़ रहा है इस शब्द को, तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब डॉक्टर ही होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें शब्दों को संक्षेप करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब भी हम पढ़ेंगे इसको तो डॉक्टर ही पढ़ेंगे, किंतु इसे संक्षेप में लिखा गया है। उसी प्रकार जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, तो इसमें उ के नीचे लाघव चिन्ह लग गया है और प्र के नीचे आपका लाघव चिन्ह लग गया है, तो इसको हम उत्तर प्रदेश ही पढ़ेंगे, किंतु इसका संक्षेपीकरण करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ये आपको ध्यान में आ गया। अब आपका आता है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, ठीक है। तो देखिए, उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, जैसे एक सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है और एक आपका होता है डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, ऐसे लगाया जाता है, ठीक।
उद्धरण चिन्ह देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह का नाम ही एक अन्य नाम है अवतरण चिन्ह, और ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला देखिए क्या होता है, और इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में आप सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, देखिए इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए शब्द विशेष, व्यक्ति, वस्तु का नाम लिखने हेतु किया जाता है। देखिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करेंगे, जब वाक्य के बीच में या कहीं भी कोई एक शब्द विशेष आए, या किसी विशेष शब्द का नाम आए, या किसी विशेष व्यक्ति का नाम आए, या फिर किसी विशेष वस्तु का नाम आए, तब हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, शिक्षक ने सभी छात्रों को काव्यांजलि नामक पुस्तक निकालने हेतु कहा। तो काव्यांजलि नामक जो पुस्तक है आपका, वो क्या है, एक विशेष शब्द है, एक विशेष वस्तु है। तो यहाँ पर आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा है, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका दूसरा ब उद्धरण चिन्ह का, इसका नाम है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसको डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कामा में क्या होता है, देखिए किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसे का वैसा लिखने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब हम कुछ लिख रहे हों और उसमें कोई वक्ता हो या फिर कोई बड़े राइटर हो और वो अपने कुछ विचार दिए हों और उसको हम उन्हीं के शब्दों में लिखते हैं, तब हम डबल इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का ये कथन है अहिंसा परमो धर्म। तो इनके कथन के हम आगे पीछे देखिए डबल इन्वर्टेड कामा लगाए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आपका उद्धरण चिन्ह, सबसे पहले देखिए उद्धरण चिन्ह आपका उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, और ये आपका आ गया हंस पद या विस्मरण चिन्ह, ठीक है। हंस पद या विस्मरण चिन्ह, और इसका सिंबल ऐसे है, ठीक है। इस चिन्ह को ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका, जब लिखने में भूल से कोई शब्द अथवा पदबंध छूट जाता है तो उसे दिखाने हेतु यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। देखिए इसको हम हंस पद को सबसे पहले विस्मरण चिन्ह कहते हैं, ये जानिए। और इसका सिंबल ऐसे होता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसके बीच में या फिर कहीं पर कोई शब्द छूट जाता है, तब क्या करते हैं, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहाँ पे, इस चिन्ह को लिखकर, और उसके जस्ट ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखिए क्या है, राम गया, ठीक है। तो यहाँ पे चला छूट गया है, ठीक है। तो राम चला गया, ये संपूर्ण वाक्य है आपका, लेकिन यहाँ पे जब हम लिखे हैं तो भूलवश विस्मरण हो गया है कि हमसे चला छूट गया है। तो यहाँ पे हम चला लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चला, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर चला लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके के चीज़ों को प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, विस्मरण चिन्ह का, हंस पद का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका 14वां है तुल्यता सूचक चिन्ह, ठीक है। इसको हम बराबर का चिन्ह कहते हैं, ये गणित में बड़ा इस्तेमाल होता है। तो कैसे इस्तेमाल होता है, ये क्या है, इसको देखते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किसी शब्द या गणित के अंकों के बीच समानता या बराबरी दिखाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किसी शब्द में या किसी वाक्य में समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये गणित में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दो परस्पर शब्दों को या फिर दो परस्पर चीज़ों के बीच में समानता दिखाने के लिए क्या आपका तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और
इसे इसका प्रयोग दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच भी किया जाता है। इसका ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका उदाहरण कैसे है। जैसे 3 है प्लस 2 है आपका, ठीक है, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दिया है, 5 लिख दिया है, ठीक है। तो जैसे 3 और 2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, ठीक है। या फिर 5 आपका किसके बराबर है? 3 या 2 के बराबर है, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम एक हिंदी का शब्द अक्षर लिए हैं और एक वाक्य बन गया है, एक शब्द बन गया है। कैसे? जैसे र प्लस आ हो गया, ठीक है, और प्लस म हो गया, ठीक है। तो इसको हम शब्द बनाएंगे तो राम हो जाएगा, ठीक है। तो राम किसके बराबर है? र प्लस आ प्लस म के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के चीज़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं आपका तुल्यता सूचक चिन्ह का। देखिए आपका 15वां चिन्ह है लोप चिन्ह, ठीक है। इसे विसर्जन चिन्ह भी कहते हैं और इसका सिंबल ऐसे है। इस चिन्ह को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए अंग्रेजी में इसे एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इसे हम एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखने के लिए करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, मैं काम करूँगा, ठीक है, और डैश 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 दे दिया है, पर यहाँ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आपका 16वां चिन्ह है पाद चिन्ह, ठीक है। ये एक बिंदी जो है इसे हम पाद चिन्ह कहते हैं, ठीक है, नहीं पाद बिंदु कहते हैं इसे, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो इसे हम पाद बिंदु कहते हैं और ये एक बिंदी होता है ऐसे छोटा सा। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? ये क्या है देखिए, हिंदी भाषा में अरबी फारसी भाषा से आए शब्दों के नीचे लगने वाले चिन्ह पाद बिंदु कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी भाषा में अरबी और फारसी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, अन्य और सभी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन पाद बिंदु कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? जो भाषाएं हिंदी भाषा मतलब अरबी और फारसी भाषा के कुछ जो शब्द हम हिंदी भाषा में लेते हैं, उस शब्द के लिए हम इसे पाद बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी किस्मत अच्छी है, तो किस्मत ये आपका अरबी या फारसी से लिया गया होगा, तो यहाँ पे क के नीचे एक पाद बिंदु लगा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गज़ल, ठीक, ज़मीन, तो यहाँ पे ज के नीचे लगा है बिंदु, पाद बिंदु, और यहाँ पे भी ज के नीचे पाद बिंदु लगा है, ठीक है। अगर इसको सामान्य ये बिंदी नहीं लगा होता तो हम इसको क्या कहते हैं? गज़ल पढ़ते हैं, ठीक है। और ये बिंदु लग गया है, इस बिंदी के वजह से हम क्या इसको पढ़ेंगे? गज़ल, ठीक है। और ज़मीन है, तो ये ज़मीन के नीचे एक बिंदी लग गया है, तो हम इसको इसलिए ज़मीन न पढ़ के इसको ज़मीन पढ़ेंगे, ज़मीन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पाद बिंदु क्या होता है, ठीक। और इसको ये इस बिंदु का चिन्ह ये है, ठीक है। और ये अरबी फारसी भाषा से जो शब्द हिंदी में लिए गए हैं उसके लिए ये लगाया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपका ये 17वां है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका सिंबल ऐसे है, यस टाइप में लगता है, ठीक है। तो ये देखिए इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी शब्द के उच्चारण में दूसरे शब्दों के मुकाबले ज़्यादा समय लगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? जब हम कोई शब्द बोल रहे हैं और उसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, लंबा समय खींचे, तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे हो गया हे प्रभु, तो यहाँ पे प्रभु जब कह रहे हैं तो प्रभु का उच्चारण लंबे समय तक कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस चिन्ह को दीर्घ उच्चारण चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओम है, तो ओम ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पे हम ओम शब्द को लंबा खींच रहे हैं, तो हम डबल यस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आपको दीर्घ चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ करना है? जब हम उच्चारण में अन्य शब्दों के मुकाबले ज़्यादा समय लेंगे, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब देखिए आपका जो 18वां चिन्ह है उसे हम क्या कहते हैं? टीका सूचक चिन्ह, और इसको तारक चिन्ह भी कहते हैं। इसका सिंबल ऐसे इस प्रकार का है, देखिए
स्टार जैसे, प्लस जैसे आकृति, ये माइनस जैसे या 2 जैसे आकृति है, तो इसे हम टीका सूचक चिन्ह कहते हैं या तारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग चिन्ह, फुट नोट अथवा पाद टिप्पणी देने के लिए किया जाता है। इन चिन्हों से संबंधित स्पष्टीकरण पृष्ठ के सबसे नीचे लिखा जाता है। जैसे दोस्तों हम कोई बुक होता है देखिएगा, या फिर कुछ लिखा जाता है और किसी शब्द के आगे या किसी वाक्य के साइड में कहीं स्टार चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसके स्पष्टीकरण के लिए सबसे नीचे लाइन में हम स्टार चिन्ह बनाकर और उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो ज़्यादातर टीका सूचक चिन्ह का या तारक चिन्ह का प्रयोग हम स्पष्टीकरण देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है वह राजा है। ठीक है, राज्य का राजा है। ठीक, तो हम राजा के जस्ट साइड में स्टार का सिंबल दिए हैं, तो यहाँ पे ये जो स्टार का सिंबल है इसका स्पष्टीकरण हम दिए हैं। यहाँ पे राज्य का राजा है। ठीक है, वह राजा तो है लेकिन कहाँ का है, राज्य का राजा है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के लिए या ऐसे वाक्यों के लिए हम स्टार का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका 19वां जो है वो है समाप्ति सूचक चिन्ह। तो इसका सिंबल ऐसे है, चिन्ह इसका ऐसे प्रयोग किया जाता है, देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देख लीजिए। ऐसे जब कोई आपका वाक्य, जब आपका कोई कहानी हो, चाहे उपन्यास हो या कोई पैराग्राफ समाप्त हो गया, कुछ लिख रहे हैं समाप्त हो गया, तब हम इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं सबसे नीचे। ठीक है, या फिर ऐसे करके हम छोड़ देते हैं, तो इसी को कहते हैं हम समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, तो ये देखिए इसका परिभाषा, जब कोई लेख, कहानी, कथा या अध्याय समाप्त हो जाता है तब उसके लिए अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई कहानी लिख रहे हैं और कहानी समाप्त होने के बाद उसके नीचे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर कोई कथा लिखे हैं उसके नीचे इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, या फिर कोई चैप्टर हो और जो समाप्त हो जाता है उसके नीचे समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर इति अध्याय समाप्ति लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 प्रकार के चिन्ह हैं। यहाँ पे आपको 19 प्रकार के चिन्ह दिख रहे हैं, किंतु आप जब उद्धरण चिन्ह पढ़ रहे थे तो उसमें आपको 2 प्रकार का चिन्ह दिखाया गया था, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, उन दोनों को मिला के आपका 20 प्रकार का चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका 20 प्रकार के विवरण चिन्ह इस प्रकार के हो जाते हैं, और ये आपके कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या माना है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि जो विवरण चिन्ह होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बस एक पूर्ण विराम है वो बस हिंदी का है, बाकी शेष जितने भी आपके विराम चिन्ह हैं वो आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सभी विषयों का अध्ययन हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों यह जो वीडियो है वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जिसमें हिंदी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विराम चिन्ह से भी आपके प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपका हिंदी भाषा का आधार स्तंभ है। क्योंकि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं या फिर वाक्य लिखेंगे, और उस वाक्य को स्पष्ट करना हो तब इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए, हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।